नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में पुलिस वो एजेंसी है जो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ आम जन की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाती है। यानी राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है और पुलिस को हमारे देश में सबसे अहम रोल दिया गया है कानूनों के क्रियान्वयन का। कानून चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके क्रियान्वयन की जो शुरुआत है वो पुलिस के ज़रिए होती है। और आज का ये स्पेशल एपिसोड इतना ख़ास है कि हम अक्सर सुनते हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन होने में देरी हो रही है, या कानूनों का जब क्रियान्वयन होता है तो पुलिस थानों का क्या रोल होता है, पुलिस कैसे प्रोसीडिंग्स करती है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में जानेंगे कि पुलिस थाना स्तर पर किस तरह की प्रक्रिया होती है, अगर आम व्यक्ति पुलिस थाने पर जाता है तो किस तरह से उसे जो पुलिस की प्रक्रिया है वो समझनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात, राजस्थान पुलिस ने एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। इस अभियान के तहत अनेकों तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन सुरक्षा कवच, ऑपरेशन गरिमा। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपके लिए स्पेशल एक सेगमेंट लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे आत्मरक्षा तकनीकों को भी, यानी जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है वो किस तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए आपको तैयार करती है, यानी अलग अलग जगहों पर जाकर किस तरह से सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जा रही हैं। यानी बहुत सी तरह की अलग अलग जानकारियाँ आज के इस स्पेशल एपिसोड में शामिल हैं और साथ ही कुछ हेल्पलाइंस की जानकारी भी इस खास एपिसोड में शामिल की गई है। तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको मिलवा देते हैं कार्यक्रम में खास मेहमान हैं आज हमारे यहाँ गुंजन सोनी। गुंजन जी थानाधिकारी हैं महेश नगर जयपुर में, और सबसे अहम बात, गुंजन जी इस अभियान में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। रात की जो पेट्रोलिंग होती है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका होती है और बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में गुंजन जी जानी जाती है। गुंजन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हम उस टीम का भी स्वागत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जो हमारे डीडी राजस्थान के स्टूडियो में आ जाई है। उस टीम में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के बहुत सारे सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, और ख़ास बात यह है कि कुछ CLG मेंबर्स भी हमारे बीच हैं जो थाना स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैं परिचय करवाती हूँ आपका। हमारे बीच सबसे पहले मौजूद हैं सुशीला जी, मंजू, संगीता जी, सुनीता जी, सुमन, लाड कुमारी जी, मुकेश, शीला जी, मनोहर जी, सुमन बालाजी, सुमन, ममता जी, सीमा जी, माया, मगन, लाजवंती, संजू, अनीता जी, सुशीला जी, रेणु रानी। ये वो लोग हैं जो एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल हैं, बहुत सारे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के सदस्य हैं, सेल्फ डिफेंस यूनिट के सदस्य हैं, और इसके साथ ही हमारे बीच CLG मेंबर भी हैं, प्रिया मोदी और शशि किरण जी और राज कुलदीप जी। आप CLG मेंबर्स हैं। आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे बीच राजकॉप सिटीजन ऐप की इंचार्ज सुनीता शर्मा जी वो भी मौजूद हैं। गरिमा हेल्पलाइन से भी हमारे यहाँ सरोज वो भी मौजूद हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी हमारे बीच मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस। सुनीता जी, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार जोरदार तालियों से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम। गुंजन जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हम अक्सर सुनते हैं अभियान बहुत सारे चल रहे हैं और पुलिस बड़ी भूमिका उसमें निभा रही है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन सुरक्षा कवच और ऑपरेशन गरिमा जो हाल ही में शुरू किया है राजस्थान पुलिस ने, इसके बारे में जानेंगे आपसे। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है, ऑपरेशन सुरक्षा कवच, ये कवच हमारी उन बेटियों के लिए, उन छात्राओं के लिए है जिनको कि जो असामाजिक तत्व जैसे लड़के होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता या कुछ नशा भी करके लोग रहते हैं, वो कॉलेज और स्कूल आने जाने वाली बच्चियों को, छात्राओं को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी काउंसलिंग और दोबारा वो ये अपराध ना कर सकें, ईव टीजिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ना कर सकें, ऐसा एक कवच हमारी छात्राओं को, बच्चियों को प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके पैरेलल ही है ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा बेसिकली उन बच्चियों के लिए है जो कि दोनों चीज़ें काफ़ी सेम है लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंट है दोनों में। जैसे मान लीजिए कोई बच्ची कोचिंग जा रही है या कोई घर पे ही कोई हाउसवाइफ है, उसके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, कोई अननोन व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो वो फ़ोन के जरिए हमारे कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं, वहाँ से उनको मदद प्रदान की जाती है। तो गरिमा और सुरक्षा कवच में फ़र्क जरा सा है, वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर फोन के जरिए। बिल्कुल, जी। बहुत ही अहम ये ऑपरेशन चल रहे हैं और इस ऑपरेशन के तहत जो मदद कर रही हैं वो है हमारी ये टीम। एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां।
आज हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी पर कि ये टीम किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर जाकर आम लोगों की और खासकर महिलाओं की और लड़कियों की आप मदद करते हैं। सबसे स्पेशल जो सेगमेंट है आज के प्रोग्राम का वो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस की टेक्निक देते हैं और हम डेमो भी देखना चाहेंगे उसका। सेल्फ डिफेंस टेक्निक में आप जैसे स्कूल्स के साथ जा रहे हैं या बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप डेमो दे रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी, कम्युनिटी में भी आप जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस को सीखना। मैं मंजू जी से जानूंगी, मंजू जी एंड इनकी टीम, आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप सामने आ जाएं ताकि हम आपका डेमो भी देखेंगे और इसके बारे में जो जानकारी आप देना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। बिल्कुल मैम, श्योर। अभी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी हमारी टीम का एक छोटा सा डेमो मिक्स मार्शल आर्ट का। तो एक छोटा सा डेमो हम देखेंगे यहाँ पे पंजेस के रूप में। तो एनएस टीम सावधान, टीम सोमन रे विश्राम, अलर्ट, राइडिंग हॉर्स, फाइटिंग पोजीशन, पंचेज स्टार्ट, अगेन स्टार्ट। इसी के साथ में हम देखेंगे अटैकिंग के अलग अलग मूवमेंट कि हम यदि सामने से हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं। इसी में अटैकिंग मूवमेंट के लिए रेडी टीम, हैंड मूवमेंट काउंटिंग से 1 2 3 4 5। अभी आप सभी ने देखे अटैक करने के तरीके। अभी टीम दिखा रही है आपको डिफेंस मूवमेंट्स। टीम ब्लॉकिंग काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8। टीम अलर्ट। ये था यदि एक कैंडिडेट आपको परेशान करे तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। अभी हमारी टीम यहाँ पे दिखा रही है कि यदि हम चारों तरफ से घिर जाएं तो अपने आप को बचाने के साथ साथ सामने वाले पे अटैक करना, मेन मुद्दा अपना यहाँ पे बचाना होना चाहिए। तो डिफेंस करना हमारी टीम कैसे करेगी इसी को दिखाएंगे हम। टीम एडवांस गो। मिक्स मार्शल आर्ट का एक छोटा सा डेमो आप सभी के सामने। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ये डेमो। आप लोग अपनी जगह बैठ भी सकते हैं और अगर और कोई टेक्निक है तो आप और भी हमें बताना चाहें तो प्लीज बताएं। काफी टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ जी। जैसे कि अमूमन देखा जाता है जो हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायत आती है कि मोबाइल है, हम मोबाइल ऑन द वे कहीं भी रोड पे जा रहे हैं और मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो मोबाइल जैसे ही आप यूज कर रहे हैं, यूज करने का तरीका यह है तो आपका मोबाइल कोई भी पीछे से बाइक सवार आता है, कोई भी आता है और वो इजी वे में आपका छीन के ले जाता है। जी जी। सिर्फ तड़प के रह जाते हैं। थाने में जाते हैं, थाने में भी हम देखते हैं कि एक मोबाइल के लिए कितना ही भागदौड़ होती है। तो क्यों ना इस मोबाइल को हम खुद बचाएं। ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे मोबाइल बचाने के लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी टेक्निक का ध्यान रखना है कि रोड पे यदि आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल चलते टाइम हमेशा रोड पे राइट साइड चले ताकि फ़ोन राइट साइड रहेगा और कैंडिडेट आने वाला सामने से आएगा तो फ़ोन छीनना मुश्किल हो जाएगा। जी। दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ एक फिंगर का जादू है कि आपने अपना एक फिंगर से लॉक कर दिया और आप जा रहे तो अगला कैंडिडेट चाहे कितना स्ट्रोंग हो, चाहे उसके पास कितने ही व्हीकल हो, किसी भी व्हीकल पे हो, तो वो इस फोन को नहीं छीन सकता। इसी का एक लाइव डेमो देखेंगे हम यहीं पे कि क्या आपका फोन छीना जा सकता है या नहीं। देखिए, आप इसको अच्छे से देख रहे हैं कि चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों नहीं हो, आपका फोन नहीं छीना जा सकता। तो एक छोटी सी चीज, एक आपकी फर्स्ट फिंगर का जादू कि आप अपने लाखों का फोन बचा सकते हैं, साथ में अपनी रातों की नींद भी बचा सकते हैं। बहुत ही अहम और ज़रूरी जानकारी आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। इसी के साथ जो बच्चियों के साथ आम जो सामने से मुसीबतें आती है कि ऑन द वे कहीं भी बच्ची जा रही है, स्कूल में जा रही है,
कॉलेज में जा रही है, सामने से कोई भी मन चला आ गया और वो उसका रास्ता रोक रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा। एक लड़की परेशान होकर वहाँ से धक्का मार के निकलने की कोशिश भी कर रही है, तो सामने वाले कैंडिडेट ने उसका हाथ पकड़ लिया। बचाने के लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि छोड़ 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 नहीं, लेकिन यदि हम छोटा सा एक ध्यान रखेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि आपको कहीं से भी, आप मान लीजिए आप एक रूम में है, एक हॉस्टल में है कि स्कूल में है, तो निकलने के लिए आप वहाँ से बाहर जाने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही इस हाथ को छुड़ाने के लिए भी आप गेट का यूज़ करें। हम इधर पावर लगा रहे हैं, इधर आप देखेंगे कोई गेट नहीं है, लेकिन आपके फिंगर और थंब के बीच में गेट बना हुआ है, जिसमें यदि आसानी से आपने थोड़ा सा भी पावर लगा दिया तो इजी वे में आपका हाथ छूट सकता है। इसी में यदि आपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और आप थोड़े से भी स्लो रह गए तो कैंडिडेट ने पकड़ लिया आपके दोनों हाथ, तो दोनों हाथों से। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसको कैसे छुड़वाया जाए। तो इसको छुड़वाने के लिए हम अपने सेकेंड हाथ का यूज में लेंगे और बहुत इजी टेक्निक है कि आपने अपने हाथ, दूसरे हाथ की मदद लेनी है, हाथ को ग्रिप में लिया और कुछ नहीं करना, सामने से आप ये कर लीजिए, बिल्कुल इजी वे में आपका हाथ छूट जाएगा। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी ने हमें पकड़ लिया पीछे से पकड़ने पे होता क्या है, जैसे हाथ आपके लॉक हो गए, तो हाथ लॉक होने के बाद कैंडिडेट अटैक नहीं कर सकता। तो अटैक नहीं करे तो हम बचें कैसे, अपने आप को कैसे बचाएं? तो इसकी एक छोटी सी टेक्निक है कि अगले कैंडिडेट को पकड़कर उसके पीछे जाना है, अपना बैलेंस बनाना है ताकि आप गिर ना जाएं, साथ में नीचे झुके और उसके नीज के पीछे जाके दोनों हाथों को लॉक करके उसको आसानी से उठा सकते हैं और वो अपना बैलेंस बनाने के लिए हाथ छोड़ेगा तो जाएगा सीधा जमीन। ये कुछ टेक्निक्स जो बेसिक थी ऑन द वे, यदि किसी के साथ भी ऐसा कोई भी हादसा हो सकता है तो एक लड़की आसानी से अपने आप को, अपना हल्का सा भी माइंड यूज करके बचा सकती है। जी जी, आप बैठिए। मंजू जी, आपसे एक चीज मैं जानूंगी, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं आप। जैसे मान लीजिए किसी संस्था को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखानी है वहाँ पढ़ने वाले बच्चियों को, या आप कम्युनिटी में भी जा रहे हैं, तो वो कैसे इसको आप तक अप्रोच कैसे करेंगे? मैम, हमारी निर्भया स्क्वाड जो हमारा ऑफिस है, सॉरी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जिसको नया नाम दिया गया है, उसकी ईमेल आईडी पे आप एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दें कि मेल कर दें कि हमारी स्कूल के अंदर इतनी बच्चियां हैं जिनको हमें सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट। ईमेल आईडी आप बता दें उसका। ईमेल आईडी है वो nsjpr@gmail.com। बहुत बढ़िया। इस पे आप एक छोटा सा लेटर फॉरवर्ड करके हमें रिकमेंड कर सकते हैं और हमारी टीम वहां जाके आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के लिए। बहुत ही शानदार डेमो आप लोगों का था। जो दर्शक घर पर देख रहे हैं उन्होंने ज़रूर इस टेक्निक को समझ लिया होगा और बहुत आसान तरीके हैं ये, जो हम अपने घर की जो बच्चियां हैं उनको भी सिखा सकते हैं, चाहे वो स्कूल जा रही हैं या फिर महिलाएं भी हैं वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम बात होती हैं, मोबाइल छीन लेना या किसी तरह की ईव टीजिंग होना, तो ये टेक्निक आपके काम आ सकती हैं। गुंजन जी, इस तरह की टेक्निक्स को समझना बहुत आसान है और ये पुलिस का एक बहुत बड़ा अभियान है जो मेरे ख्याल से जन जन में लोकप्रिय भी हो रहा है और बच्चियां जो है वो सुरक्षित भी हो रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड इसमें हाल ही में बना है, मैं एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में जानूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो टास्क फोर्स है वो किस तरीके से काम करती है 24/7, क्योंकि बीइंग अ फीमेल बड़े सारे चैलेंजेस इनके सामने भी आते होंगे। देखिए, अनुशासन और मैं कहूँगी उसको आत्मविश्वास, जी, ये दो बेसिक नीड्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। फीमेल के लिए आपने बिल्कुल कहा कि टफ बहुत होता है, लेकिन मैं हमेशा से, जैसे कि ये लड़कियां मुझे कई बार सुनती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि फीमेल मल्टीटास्किंग होती है बजाय मेल के। जी जी, हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई है ऊपर ब्रेन से, की डिजाइनिंग बिल्कुल बिल्कुल आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा हम हमारे जॉब प्रोफाइल में भी लेते हैं। अब 24/7 की जो बात है उसकी एक प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग है। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग से मतलब नॉर्मल ड्यूटी आवर्स में पुलिस स्टेशन अमूमन जो लोग समझते हैं कि भाई 10 से लेके और रात को 10-11 बजे तक 10 AM से और 10 और 11 PM तक खुले रहते हैं, जबकि पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुले रहते हैं। बहुत बड़ी बात। पुलिस हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, पेट्रोलिंग हमेशा 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। हमारी इवनिंग पेट्रोलिंग होती है 6 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो फिनिश हो पाती है। उसके बाद 12 बजे से 11:30-12 बजे से हमारी नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट होती है, जो कि सुबह 4:30-5 बजे तक रहती है। उसके बाद सुबह 5 बजे से और 9:30-10 बजे तक हमारी मॉर्निंग पेट्रोलिंग रहती है।
बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, और आप लोगों की बदौलत ही शायद हम लोग घरों में सुरक्षित रह पाते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके इस जज्बे के लिए। जितने दर्शक है वो ये समझ लें कि हम अक्सर पुलिस को कोसते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, 24/7 आपके लिए काम कर रही है, और यही वो टास्क फोर्स है जिसकी वजह से आप और हम लोग घर में चैन की नींद ले पाते हैं। गुंजन जी, आपसे तो मैं बात करूंगी ही। एंटी रोमियो स्क्वाड से संगीता जी हमारे बीच हैं। संगीता जी, हाल ही में एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो बना है, माइक इनको दे दें, है आपके पास, तो प्लीज आप ये बताएं कि एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरह से, मतलब जो ईव टीजर है या जो ऑफेंडर्स हैं उनको किस तरह से आप दबोचते हैं, उनको कैसे पकड़ते हैं आप? मैम, हमारी ड्यूटी सिविल में रहती है जी। एक टीम होती है जो सिविल में राउंड अप रहती है, स्कूल, कॉलेज, मॉल, जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, बस स्टॉप वगैरह, जहाँ पर भी हमें ज्यादा महिलाएं दिखती हैं, हम वहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे कोई लड़का अगर बदमाश टाइप का होता है, हमें दिखता है कि भाई ये लड़का बदमाशी कर रहा है, तो उसको थोड़ी देर देखने के बाद में हम महिला से संपर्क बताते हैं कि ये लड़का आपके पीछे से ऐसी हरकत कर रहा था आपके लिए, तो क्या आप इसको जानते हो? अगर वो ये कहती है मैं इसको नहीं जानती, वो उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है, तो हम उसको थाने में लेके जाते हैं। अगर वो चाहती है कि नहीं, इसको भाई थोड़ी गलती की है तो इसको यहीं पे थोड़ी सी सजा दे के आप यहीं पे समझाइश करके छोड़ दो, तो हम उसको वहीं पे समझाइश भी करके छोड़ देते हैं। नहीं तो उसको थाने में ले जाते हैं, संबंधित थाना अधिकारी को बात बताते हैं पूरी, फिर अधिकारी के ऊपर डिपेंड उसको छोटी सी सजा देते हैं। अगर वो उसको जिस हिसाब से सजा देते हैं वो मैम उस मामले को सॉर्ट आउट कर देते हैं। जो भी महिला चाहती है उस तरह की महिला कार्रवाई चाहती आप है लोग उसी हिसाब कहते से, अगर वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है तो वो मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है उसमें। जी जी। और आप लोगों की ड्यूटी मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके में होती है? मैम, जयपुर के पूरे इलाके में है, जैसे अपने जो टूरिस्ट पैलेस वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल हैं, जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ है, सब्जी मंडी वगैरह है, पार्क में महिलाएं शाम को ज्यादा राउंड पे रहती हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, इवनिंग वॉक पे जाती हैं, तो हमारे वहाँ पे हम टीम हमारी वहीं पे मौजूद रहती है मैडम। और ये सबसे खास बात आपने बताई, जो दर्शक घर पर बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये समझ लें कि जो भी मनचले हैं या फिर जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले जिनके माइंडसेट हैं, वो ये समझ लें कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कहां से ट्रैक किया जा रहा है और कब आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो चाहे आप पब्लिक प्लेस में हैं, चाहे आप स्कूल या कॉलेज के बाहर कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, आप सतर्क रहें, क्योंकि ये टास्क फोर्स जो है 24/7 काम कर रही है और सिविल ड्रेस में रहती है, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के जो इरादे हैं वो आप ना रखें, और एक सुरक्षित समाज बनने में आम लोग जितना भी योगदान देंगे, हमारा समाज उतना ही सुरक्षित होगा। अब बैठ जाइए संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। 24/7 सुनकर ही लगता है कि रेस्ट कब करते होंगे। मैं अब थाने पर आती हूँ। थाना प्रक्रिया अक्सर मतलब सवालों के घेरे में रहता है कि हम थाने पर गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम थाने पर गए, हमारी FIR नहीं हुई, या थाने पर जाने को ही FIR करना समझ लिया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शक ये जान ले कि FIR, पाबंदी, परिवाद, ये सब क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये जानेंगे गुंजन जी आपसे। शुरुआत कहाँ से करें? आप FIR से बताइए, क्योंकि FIR का एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा बना हुआ है कि FIR हो जाती है थाने में, तो ये FIR क्या है? मैं एज ए एग्जाम्पल आपको स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए A नाम का व्यक्ति थाने पर गया, अब उसकी समस्या ये है कि उसका पड़ोसी उसे परेशान करता है। एक छोटी सी चीज लेते हैं अपन। अब वो पड़ोसी किसी भी तरह से परेशान कर सकता है, तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर सुबह या रात को ज्यादा, या कुछ बोल के। तो वो सज्जन थाने पर आते हैं, ए व्यक्ति थाने पर आते हैं कि साहब मेरे पड़ोसी ने मुझे परेशान कर रखा है, उसको लाके बंद कर दो आप। तो हाँ, नॉर्मल व्यक्ति यही सोचता है, जो प्रक्रिया को नहीं समझते वो यही समझते हैं कि आप तो मेरी FIR दर्ज कीजिए, उसको लाके बंद कर दीजिए। फिर हमारे हर थाने पर एक DO रहता है, ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, जिनको नियोजित किया जाता है कि इस 24 घंटे में जितने भी परिवादी आएंगे, वेरी फर्स्ट आप उनको सुनेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी है वो थानाधिकारी स्तर पर डिसाइड होती है। तो ड्यूटी ऑफिसर उसको सुनते हैं, प्रेम से बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं अगर आवश्यकता होती है तो। और अगर उनके साथ कोई आने वाली महिला है तो हमारे थाने में जो महिला कांस्टेबल होती है, या तो उसको बुलाते हैं साथ में, नहीं तो महिला सुरक्षा सलाह केंद्र वाली महिलाएं जो रहती हैं उनमें से किसी को बुलाते हैं। फिर उनसे समस्या पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए समस्या ये निकल कर आई कि भाई रात को 10 बजे बाद ये म्यूजिक बजाते और हम सो नहीं पाते, हमारे बच्चे नहीं सो पाते, बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो उनसे पूछा जाता है कि ये FIR जितनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आपके पड़ोसी को बुला के समझा देते हैं। तो उस स्थिति में अगर वो कहता है कि ठीक है आप उनको बुला के समझा दीजिए, पाबंद कर दीजिए। अब वहाँ पर यहाँ भी दो चीज़ें होगी। मान लीजिए अगर पड़ोसी थोड़े से सज्जन प्रवृत्ति के हैं, वो भी बुलाया, उनको बुलाने से उनको चीज़ समझ में आ गई, वैसे वर्षा होती है शायद, तो वो समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल, जिसको नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि ठीक है पुलिस ने पाबंद कर दिया। पुलिस ने यहाँ पाबंद नहीं किया होता, पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठा के समझाइश की हुई होती है।
एक हो गया ये स्तर। इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। मान लीजिए वो सामने वाले जो पड़ोसी व्यक्ति हैं थोड़े से असज्जन प्रकृति के हैं जी। तो बोले नहीं मेरा तो घर है, मैं तो बजाऊंगा, आप क्या कर लोगे? तो उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आप 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं जी। उसके डेसिबल फिक्स होते हैं, जो भी लाउड स्पीकर होते हैं या आवाज़ की जो ध्वनि की जो मापक होती है। बिल्कुल। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बजाऊंगा, तो फिर उनको बताया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, RNC एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप फिर झगड़ा करेंगे, अगर आप झगड़ा भी करते हैं तो फिर उसकी या गाली धाराएं गलौज अलग करते लगेंगी। हैं तो फिर आप उनको जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके थ्रू आप उनको पाबंद करा सकते हैं। जी। इस प्रक्रिया में एक छोटा सा परिवाद लिया जाता है। जो भी परिवादी आपके पास आए हैं, जो ए व्यक्ति आए हैं वो परिवादी होंगे, उनसे परिवाद लेते हैं। 2 या 3 जो भी स्टेटमेंट जो उस समस्या से दुखी हैं, उनके घर के व्यक्ति भी हो सकते हैं और पड़ोसी भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि उस म्यूजिक से एक ही परिवार परेशान हो। तो जो भी उसमें स्टेटमेंट बयान देना चाहे, छोटे से बयान थाने पर ही, अगर महिला है तो महिला कांस्टेबल रिकॉर्ड कर लेती है, राइट डाउन कर लेती है। अगर पुरुष है तो हमारा कोई भी जवान या जो भी आईओ नियुक्त होता है उसके लिए वो करके, और उसको हम इस्तगासा बोलते हैं जी। जो रिपोर्ट बाद में फॉरवर्डिंग SHO का लग के जाता है उसके ऊपर, उसको फिर कोर्ट में भेजा जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ। कमिश्नरेट प्रणाली में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पावर्स पुलिस के पास ही हैं। तो हमारे एडिशनल SP रैंक के जो अधिकारी हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। वो वहाँ पर बुलाते हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, दोनों पक्षों को सुनते हैं। अगर उनको लगता है कि पाबंद करना है, कई बार ऐसा होता है कि 6 मंथ का पाबंदी हाँ जो बिल्कुल, होती कई है। बार ऐसा होता है कि उनके स्तर पे भी जाके चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, दोनों पक्ष सुलह कर लेते हैं, तो नीड नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। अदरवाइज वहां से भी 6 महीने की मिनिमम जो अवधि होती है उसके लिए वो लोग पाबंद हो जाते हैं। बहुत ही अहम आपने एग्जाम्पल भी बहुत ही रिलेवेंट दिया, क्योंकि ये आम समस्या है। अक्सर जो यंगस्टर्स हैं या फिर अक्सर कई बार ऐसा होता है बहुत डीजे जो है बहुत तेज म्यूजिक चलता है, और कई बार बुजुर्ग लोगों को बहुत समस्या होती है, जो बुजुर्ग बेड रिडन होते हैं तो उनको भी बड़ी समस्या हो सकती है। तो गुंजन जी की बात का आप ध्यान रखें, दूसरों को परेशानी ना हो, क्योंकि आपके अधिकार जितने हैं ना उतने ही अधिकार सामने वाले के भी हैं। तो आप दूसरों के अधिकारों का आप वायलेशन ना करें, अपने अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। गुंजन जी, एक और चीज मेरे अभी जहन में आ रही है, रोजनामचा हम सुनते हैं, तो ये रोजनामचे का क्या रोल होता है पुलिस में? क्योंकि रोजनामचा बहुत पुरानी टर्म है, जो कि 1860 का जो पुलिस एक्ट था उसमें इसको सुनते थे, और स्टिल अभी भी रोजनामचा ही कहते हैं। तो रोजनामचा क्या होता है? देखिए, रोजनामचा उर्दू वर्ड है जिसका हिंदी है दैनंदिनी। दैनंदिनी, बिल्कुल, डेली डायरी। पुलिस के पास थाना हमारा एज ए घर, हमारा वर्क प्लेस है। हम वहाँ से किस काम से जा रहे हैं, क्या करके आए, और हमारे पास दिन में कौन आया, कितने परिवादी आए, ऊपर से कौन से आदेश मिले, थाने पे रोल कॉल हो रही है, आपके मुलजिम हवालात में बंद हैं, उनको खाना खिलाया या नहीं खिलाया, या थाने के सारे कैमरे। ये भी एक नया इशू है जो मैं आपसे सेपरेट शेयर करूंगी। तो वो जो भी हमारे दिन भर के क्रियाकलाप हैं वो सब हमारे दैनंदिनी में, रोजनामचे में, डेली डायरी में इंदराज होते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन हो चुका है। बिल्कुल, इसको हम थाने की डायरी कह सकते हैं। बिल्कुल, थाने में क्या हुआ, कौन कहाँ गया, क्या हुआ, वो रोजनामचे से पता लग सकता है। उसको लिखने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जी जी जी, तो वो भी पूरी नियमावली उसकी फॉलो होती है। अब हम आते हैं, एक और चीज आती है कि थाना स्तर पर महिला डेस्क कार्यरत है, और खासकर महिलाओं के लिए प्रोग्राम है। तो महिला डेस्क किस तरह से काम करता है? क्या कोई भी महिला थाने पे जाए तो क्या महिला डेस्क पे ही जाना चाहिए? महिला डेस्क किस तरह से मदद करती है? देखिए, महिलाओं के साथ कई प्रकार के अलग अलग अपराध होते हैं। अब महिला भी 2 श्रेणियों में आती है, एक तो परिवादी और एक आरोपी। जरूरी तो नहीं कि थाने पे आने वाली हर महिला परिवादी ही हो। कई ऐसी भी आती हैं जिनको पति परेशान करते हैं, कई ऐसी आती हैं जिनके पति उनसे परेशान हैं, या और भी तरह से वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चोरी है और भी अलग तरह के अपराध में। कई बार ऐसा आता है कि एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट लेके आती है, झगड़े की रिपोर्ट लेकर आती है। बेसिकली महिला डेस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जो महिलाओं के साथ शोषण, दैहिक शोषण, शारीरिक शोषण या ऐसे अपराध होते हैं जो वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकती जी, वो उतनी सेफ जोन में अपने साथ हुई घटना को बता सके। और वो ये समझा गया है कि वो किसी महिला के सामने ही ज़्यादा उस चीज़ को कंफर्टेबली आराम से बता सकती है, इसलिए महिला डेस्क बनाई है, हर थानों में है। वहाँ पर महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, जो भी जिस भी रैंक की महिला वहाँ अवेलेबल हो वो उसकी इंचार्ज होती है। वहाँ पर आने वाली महिलाओं की एंट्री की जाती है, कौन महिला आई, किस काम से आई और उसने क्या रिपोर्ट दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर महिला की बहुत ही छोटी जेनाइन सी प्रॉब्लम है जो कि काउंसलिंग से सुलझ सकती है, तो हमारी महिला डेस्क के साथ साथ महिला सुरक्षा सलाह केंद्र वाली महिलाएं भी, जैसे कि पारिवारिक डिस्प्यूट, छोटे मोटे विवाद होते हैं भी, एक तो होता है पति से 1-2 घंटे का झगड़ा, 1-2 दिन का झगड़ा, तो वो लोग वहाँ काउंसलिंग के जरिए बिल्कुल काउंसलिंग करती है। कई बार घर वालों को बुला लेती है, पीयर पक्ष आ गया, ससुराल पक्ष आ गया,
अगर भाई बहन का झगड़ा है तो दोनों को बुला लिया, कई बार तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तक यहाँ सुलझाए गए डिस्कस होते हैं। हैं, बिल्कुल डिस्कस होने के Actually बाद होता बिल्कुल। ये है कि अपराध किस तरह का हो रहा है और उस पर कार्रवाई क्या चाहते हैं, कंफ्यूजन में होता है परिवादी, महिला हो या चाहे पुरुष हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने में थाना भी मदद करता है और इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स भी मदद करते हैं। काउंसलिंग सेंटर्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे महिला डेस्क के बारे में गुंजन जी ने बताया, हर पुलिस थाने में एक महिला डेस्क निर्धारित है। उस महिला डेस्क का रोल है महिलाओं की मदद करना, किस तरह से महिलाएं वहां जा सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और महिला डेस्क आपकी क्या मदद कर रही है उसकी भी एंट्री महिला डेस्क में होती है। तो जो एक स्टिग्मा बना हुआ है कि पुलिस थाने में जाने में डर लगता है, वो अब नहीं होना चाहिए। कोई भी महिला किसी भी तरह की मदद के लिए पुलिस थाने जा सकती है और पुलिस थाने में वो महिला डेस्क इंचार्ज से जाकर सीधे संपर्क कर सकती है। दूसरी जानकारी इन्होंने दी है महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की, ये भी हर पुलिस जिले में है। राजस्थान में 240 महिला सुरक्षा सलाह केंद्र संचालित हैं और ये काउंसलिंग के लिए हैं। अगर कोई महिला किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है और अपने जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्यूशन करना चाहती है, तो ये काउंसलिंग सेंटर्स उसमें मदद कर सकते हैं। गुंजन जी, बहुत सारे ऐसे काम है जो थाना स्तर पर होते हैं। मैं गरिमा हेल्पलाइन के बारे में जानना चाहूँगी। गरिमा हेल्पलाइन से हमारे बीच सरोज हैं। सरोज, गरिमा हेल्पलाइन के बारे में बहुत सुनते हैं और कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि हेल्पलाइन पर हम कॉल करते हैं और कॉल नहीं उठता है। तो आपकी जो गरिमा हेल्पलाइन है वो किस तरह से मदद करती है, इसका नंबर भी बता दें और किसी भी विपरीत स्थिति में कोई महिला कैसे आपसे मदद ले सकती है। जी मैम, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगी कि 10 जो महिला गरिमा हेल्पलाइन है मैम, वो ऑल राजस्थान के लिए काम करता है। तो राजस्थान तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा राज्य है। तो मैम ऑल राजस्थान की महिलाएं, जैसे हर किसी के साथ घटना कोई हो नहीं रही, लेकिन वो जानना चाहती है कि मुझे किसी थाने में भी नहीं जाना पड़े, फिर भी मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो वो भविष्य के लिए भी चिंतित रहती है कि मैं कैसे, आप मेरी कैसे हेल्प करोगे। तो मैम वो कॉल करती है तो वो पूछना चाहती है कि आप मेरी किस तरह से मदद करोगे। तो कॉल लगता है मैम, हल्का सा एंगेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सुना नहीं जाएगा। उनको, हर महिलाओं को, बालिकाओं को इस 1090 के माध्यम से सुना जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि डरे नहीं, सहे नहीं, कॉल करें 1090। और मैम 1090 का अगर थोड़ा एंगेज रहता है तो आप एक व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है 8764868200, इस पे भी, और 112 पे भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे महिला गरिमा नोट करवानी है, मेरे को आप पुलिस की सहायता चाहिए। और उनको उनके थाने में जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है। तो इस यहीं से उनका सारा समाधान सहजता से उनको सुन के उनकी समस्या के समाधान तक हम उनके साथ रहते हैं। बहुत ही अहम, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि समाधान होने तक उसके साथ उनके संपर्क साथ बना रहते के हैं मैम। रखते हैं। और उनके जो स्रोत हैं जो उन्होंने हमें बताइए वो किसी को अवेलेबल नहीं करवाए जाते, केवल महिला के अलावा, चाहे उनके पारिवारिक कोई जन हो, चाहे जिनके विषय में उन्होंने शिकायत की, उनको जो भी उन्होंने शिकायत की उसके बारे में हम किसी को नहीं बताते कि ये शिकायत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जी उसको। मैम, और गोपनीय रखा जाता है। और उनकी हम जब तक फॉलो अप करते हैं जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। एक बार सरोज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर एक बार सरोज दोबारा बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 1090 एक व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है। हर महिला 1090 डायल नहीं कर सकती, तो वो व्हाट्सअप पे अपनी समस्या का मैसेज करके बता सकती है। वो व्हाट्सअप नंबर है 8764868200। बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ये मैम। नंबर, जितने भी दर्शक, आप बैठ जाएं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं ये नंबर आप नोट कर लें ताकि आपको जब भी कभी ऐसी स्थिति लगे तो आप मदद ले सकें, या फिर आप किसी दूसरे को भी नंबर दे सकते हैं तो उनकी भी मदद हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे बीच राजकोप सिटीजन ऐप इंचार्ज सुनीता शर्मा जी मौजूद हैं। सुनीता शर्मा जी, राजकोप सिटीजन ऐप हम सुन रहे हैं कि बहुत त्वरित मदद करता है। किस तरीके से ये मदद करता है महिलाओं की? आप चूंकि इसकी पूरी देखरेख कर रही हैं, ये ऐप के बारे में थोड़ा सा बताएं और मदद कैसे होती है। जी मैम, ये ऐप हमारा लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर को, 24 को। और वहाँ से मैम हमारे पास में कैंडिडेट है, हम कमिश्नरेट में बैठते हैं। और इस ऐप का ऑल राजस्थान, पहले तो महिलाओं के लिए था, लेकिन अब वरिष्ठ नागरिक है, कोई भी कैंडिडेट जिसके पास स्मार्टफोन है, उनके राजस्थान के हर एक कैंडिडेट के पास में, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, उसमें ये राजकोप सिटीज़न ऐप डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि मैम आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या कोई बच्चे हों, स्टूडेंट्स कोचिंग के हों, वो उन्हें नियर बाय पुलिस स्टेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ऐप के ज़रिए आप हमारे पास कंप्लेन भेजें। जैसे ही आपकी कंप्लेन आती है हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं उसका, और आपसे बात होती है कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, आपको
वर्दीधारी पुलिस चाहिए या सिविल में पुलिस चाहिए, या आपको गाड़ी भी प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपको कन्वेंस व्हीकल की ज़रूरत है हम भेजते हैं, और आपको उसी जगह जहाँ पर भी आपकी लोकेशन, जैसे ही आपने हमें इस ऐप के ज़रिए कोई भी कंप्लेंट भेजते हैं तो हमारे पास आपकी व्यूज़ लोकेशन पूरी आ जाती है मैम, और लोकेशन के ज़रिए हम आपका पूरा एड्रेस वगैरह सारे हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मदद लें तो अपने जहां भी आप हैं वहां की लोकेशन ऑन करके रखें। हाँ, लोकेशन आपको ऑन होनी चाहिए मोबाइल पे। यस मैम, और हमारी उसी लोकेशन पे आपको मदद चाहिए। हमारी पुलिस, अगर आपको चाहिए कि व्हीकल यहाँ आना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई महिला रात को कहीं जा रही है उसको प्रॉब्लम है, तो अगर वो कहेगी कि मुझे व्हीकल भी चाहिए तो हम वहाँ पे व्हीकल भी प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद में मैम जो भी होता है बाद में हम विक्टिम से भी बात करते हैं कि हमारी सेवा आप तक पहुँची या नहीं पहुँची, आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। इससे यही नहीं है मैम, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी दोनों सेवाएं हमारे पास हैं। इमरजेंसी के लिए हम क्विक कार्रवाई करते हैं, और नॉन इमरजेंसी में CCTNS के जरिए हम उसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन को भी पहुंचाते हैं। बहुत अहम, बहुत ही शानदार कार्रवाई। सबसे अहम बात जो आपने कही कि जो व्यक्ति या जो महिला जो है या जो भी कोई व्यक्ति जैसी मदद चाहिए वैसी मदद आप दे रहे हैं, क्विक पहुंचाते हैं, उसको राजकोट किसी की कोई सिटीजन के ऐप जरूरत के नहीं लिए है। एक बार जोरदार तालियां, और राजस्थान पुलिस के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और क्योंकि इस तरह की मदद मिलना अपने आप में एक बड़ा कदम है ये, कि व्यक्ति को मदद कैसी चाहिए, मुझे पुलिस वर्दी में चाहिए, मेरे इलाके में चाहिए, या मुझे तुरंत अगर कोई इमरजेंसी है तो तुरंत मदद चाहिए, या फिर सिर्फ फोन पे ही मुझे समाधान चाहिए। सब तरह के समाधान राजकोट सिटीजन ऐप के जरिए ले सकते हैं। यस मैम, इसलिए मैंने इस पे स्लोगन लिखा है, ऐप है तो सेफ है। बहुत अहम, ऐप है तो सेफ है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए सुनीता जी। तो कहने का मतलब हमारे जो दर्शक घर बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो राजकोट सिटीजन ऐप मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लें, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या आम व्यक्ति। मैं तो ये कहूँगी हर सिटीजन को जो कि राजस्थान में रह रहा है राजकोट सिटीजन ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपकी तुरंत मदद हो सके। इससे बड़ी मदद और क्या चाहिए, और वो भी 24/7। इट्स ए ग्रेट स्टेप बाय राजस्थान पुलिस। एक बार जोरदार तालियां इस स्टेप के लिए। मैं गुंजन जी आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि महिलाओं के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या महिलाओं के साथ होने वाले अपराध भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। क्या एक पुलिस स्टेशन में जाना महिला के लिए ज़रूरी है, या पुलिस स्टेशन के लोग भी महिला तक पहुंच सकते हैं? नहीं मैम, पुलिस स्टेशन के लोग बिल्कुल महिला और वरिष्ठ नागरिक और बच्चे उन तक बिल्कुल पहुंचते हैं। महिलाओं की जहां तक बात है तो कानून में भी प्रावधान है कि किसी महिला को स्टेटमेंट के लिए थाने पर नहीं बुलाते जी। तो ऐसी स्थिति में अगर महिला चाहती है कि वो नहीं आ सकती, या आना नहीं चाहती, या पहचान अपनी नहीं बताना चाहती किसी को, बिल्कुल तो वो हमें बताती है जरिए फ़ोन, और उसके पास हम मदद आगे से लेकर पहुंच जाते हैं। अगर वो हमारे थाना एरिया की नहीं है तो भी हम संबंधित पुलिस स्टेशन को इसके लिए कंसर्न को बताते हैं कि आप वहां पर जाइए, वहां से मदद, ताकि वो उसकी मदद कर सकते हैं। जी, एक और चीज़ जानेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीट कांस्टेबल हम सुनते हैं तो बीट कांस्टेबल जो है वो अपने इलाके के हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है, और उसकी ड्यूटी भी ये होती है कि वो कम्युनिटी के बीच जाकर अवेयरनेस का काम करे, या जो भी सुरक्षा के काम है वो कर सके। तो बीट कांस्टेबल कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, और खासकर आम लोग बीट कांस्टेबल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैम, बिना बीट कांस्टेबल्स के पुलिसिंग पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव जो कड़ी है वो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारी कांस्टेबलरी है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं होते तो शायद राजस्थान पुलिस वो काम नहीं करे, तो राजस्थान पुलिस नहीं काम कर सकती। बहुत अहम, क्योंकि हर काम का एग्जीक्यूशन, चाहे आपके कोर्ट के सम्मन वारंट है, चाहे आपके मुलजिमों को पकड़ना है, चाहे आपको एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो भी एग्जीक्यूशन कराना है आपको उनके साथ ही मिलके करना है। बीट कांस्टेबल्स, जैसे कि कोई भी पुलिस स्टेशन एरिया हो गया, उसको छोटे छोटे एरिया में, जिसको बीट बोलते हैं, उस एरिया में बांटा जाता है, और हर बीट का एक बीट कांस्टेबल होता है। और मान लीजिए 2 बीट में 2 कांस्टेबल्स हैं, छुट्टी भी जाएगा व्यक्ति, कभी ना कभी जाएगा ही, तो जो लिंक बीट अधिकारी होता है, लिंक बीट कांस्टेबल होता है, उसकी बीट को वो संभालता है। कोई भी बीट कभी भी बिना बीट कांस्टेबल के नहीं रहती है। उस बीट कांस्टेबल का काम है अपनी बीट में होने वाले अपराधों पे निगरानी रखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थाने पर देना, SHO को बताना, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, या ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कामों में लिप्त हैं लेकिन कर नहीं रहे पर अपने एरिया में निवासरत हैं, उनके बारे में आसूचना इकट्ठी करना। बीट में कोई न्यूसेंस, कोई ऐसी घटना हो गई, बिल्कुल, या होने की संभावना है, उनके बारे में बताना। यानी असामाजिक तत्वों के बारे में पूरी मॉनिटरिंग बीट कांस्टेबल के हाथ में होती है। और एक चीज़ और है, बीट कांस्टेबल सामाजिक सद्भाव जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो गई जहां आपको उस बीट में, उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में जाके बात करनी है,
तो वो लोग एसओटी से ज़्यादा उस कांस्टेबल को जानते हैं, और यही हमारी जीत होती है बिल्कुल कि हमारे आदमी को वहाँ पर सब पहचानते मतलब हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं थाने का सबसे मजबूत प्रतिनिधि वो बीट कांस्टेबल होता है, जो कि आम लोगों के बीच जाता है और आम लोग भी उससे फैमिलियर होते हैं। थाने पर मैं अब यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी, जो भी परिवादी जो आते हैं या कोई रिपोर्ट आती है तो वो सबसे पहले ये देखा जाता है बीट किसकी है, मतलब जिस एरिया से वो व्यक्ति आ रहा है, वो परिवादी आ रहा है, उस बीट के बीट कांस्टेबल को वो परिवाद या वो एप्लीकेशन अगर उस पर छोटी कार्रवाई होनी है तो उनके नाम की जाती है, बिल्कुल उन्हीं के नाम की जाती है, जिससे कि एक सिस्टम बना रहे कि इस एरिया की कार्रवाई यही देखेंगे, और वो उस चीज़ को मैनेज भी बड़े अच्छे से करते हैं क्योंकि वो सभी को जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ें बड़ी होने से पहले ही नीचे स्तर पर सुधर जाती हैं, और एक अपराध या एक मुकदमे का रजिस्ट्रेशन होने से पहले लोगों के बीच में मनमुटाव भी होगा, जाहिर सी बात है, तो उस स्थिति को हमारा बिल्कुल हमारा बीट कांस्टेबल वही सुलझा देता है। इसी को देखते हुए शायद कमिश्नर साहब ने जयपुर में एक बड़ी शुरुआत की है, कांस्टेबल ऑफ द मंथ। हर महीने किसी भी एक पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल जो है उसको चुना जाता है और उन्हें कांस्टेबल ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया ये बिल्कुल बहुत ही मोटिवेशनल है। इससे मोटिवेट होकर हमारे कांस्टेबल्स और ज़्यादा अच्छी तरह काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो काम है वो नजर में आ पाए। बिल्कुल, रिकॉग्निशन जरूरी है, सभी करते हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा आगे से आगे बढ़कर हमारे कांस्टेबल्स अच्छा काम करें। इंटरवेंशन की बात चल रही है और मिलजुल कर या मध्यस्थता के जरिए मामले सुलझाने की बात है, तो पुलिस के साथ सीएलजी मेंबर्स का एक बड़ा रोल होता है और ये अक्सर उन मामलों में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं जो बातचीत के जरिए सुलझा लेते हैं। प्रिया मोदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रिया जी सीएलजी मेंबर हैं और आपसे जानेंगे प्रिया जी कि किस तरीके से सीएलजी मेंबर पुलिस थाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और कैसे मामले को सुलझाने में आपकी भूमिका होती है, और अगर कोई व्यक्ति सीएलजी मेंबर बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? जय हिंद सभी को। मैम सीएलजी का आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि लोगों के मन में भय है, डर है पुलिस थाने को लेके, तो हमारा ये मानना है कि पुलिस थाना और पब्लिक के बीच का जो रिलेशंस है वो मध्यस्थता हम लोग निभाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो थाना नहीं जाना चाहती, वो डरती हैं अपने दर्द को बताने के लिए, अपनी तकलीफ को बताने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एरिया में कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हम पहले उनकी पीड़ा को सुनते हैं और आके थाने तक उस चीज़ को अपडेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसी समझाइश से वो मामला शांत हो। तो ये मध्यस्थता हम अपनी निभाते हैं। कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें अब हम सभी जानते हैं कि पुलिस थाने कितने हैं जयपुर में या पूरे राजस्थान में, और अपराध या कार्यक्रम कितने होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं थाने में भी हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और देते भी हैं कि कोई प्रोग्राम्स है वहां पे हमें अपना खड़ा होना, अपनी मध्यस्थता देनी, अपनी सेवाएं देनी है। बिल्कुल, तो उसके लिए भी जिम्मेदार नागरिक का जो कर्तव्य है वो पूरा सीएलजी मेंबर्स निभाते हैं और सीएलजी मेंबर्स की मध्यस्थता से बहुत से मामले सुलझ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे सीएलजी मेंबर तो किस तरह से बन सकता है? मैम वैसे तो इसका ऑनलाइन पोर्टल पे भी वो डाल सकते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद अगर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वेरिफिकेशन प्रॉपर वे में होता है तो फिर उनको सीएलजी मेंबर के तौर पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जितने दर्शक घर बैठे हैं वो देख रहे हैं वो ये जान लें कि पुलिस के साथ आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर आप पुलिस मित्र का एक फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं और पुलिस मित्र बनकर आप अपना योगदान दे सकते हैं समाज को बेहतर बनाने में। पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियां, इन दो चीज़ों के बारे में गुंजन जी आपसे और जानूंगी। हम सुन रहे हैं कि सुरक्षा सखियां भी बनाई जा रही हैं और सुरक्षा सखियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो कॉलोनी में या अपने एरिया में वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और इस तरह के मामलों में अपनी दखल करें। तो सुरक्षा सखियां अगर कोई बनना चाहे तो कैसे बने और क्या रोल होता है सुरक्षा सखी का? सुरक्षा सखियां भी बेसिकली जैसे कि नाम से ही मतलब अपन परिलक्षित है, सुरक्षा सखियां, सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र जी आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन काम सभी का वही है। सीएलजी मेंबर्स में हर एज ग्रुप के व्यक्ति आते हैं, बिल्कुल, जो कि कई गणमान्य व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी बात मोहल्ले में लोग सुनते हैं या जिनको अच्छा स्थान प्राप्त है या कोई बाजार में सुनते हैं जिनको लोग। पुलिस मित्र बेसिकली यूथ यंगस्टर्स का एक ग्रुप है जिनके अंदर वो चीज़ होती है, वो जज्बा होता है कि हम पुलिस बने, वो हमारे लिए बिना वर्दी की पुलिस है जी। हमारे सखियों के साथ साथ सुरक्षा सखा बनने भी जरूरी है वो पुलिस मित्र सुरक्षा सखा है भी बढ़ सके। जो पुलिस मित्र है वो सुरक्षा सखा भी आप उनको बोल सकते हैं। सुरक्षा सखियां भी बेसिकली महिलाओं संबंधी अपराधों में या महिलाओं की काउंसलिंग में या महिलाओं को मोटिवेट करने में, जैसे कि अभी जो हमने टेक्निक्स देखी तो उनकी तरफ बिल्कुल, बच्ची हमारी डांस सीखती हैं, बच्ची हमारी ये टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल,
बच्चियाँ आज हमारी रील्स देखती हैं, बच्चियाँ अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुननी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सुरक्षा सखियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पैरेलल पुलिसिंग है। हमारे पुलिस मित्र जो हमारे साथी हैं, कई बार हम देखते हैं कि इस बारे में मैं उदाहरण आपको बगरू का देना चाहूँगी। बगरू की पुलिस मित्र टीम बहुत सक्रिय है और बहुत संगठित, बहुत अच्छे काम किए उन लोगों ने, मैं उनको कोट करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो इसी तरह हर थाना स्तर पे पुलिस मित्र भी होते हैं, सुरक्षा सखी भी होती है, जो कि हमारे लिए हमारे दाएं और बाएं हाथ का काम करते हैं। जी, बहुत ही अहम और कम शब्दों में आपने बड़ी बात कही है, इसके लिए जोरदार तालियां। तो जितने लोग दर्शक देख रहे हैं वो ये समझ लें, अगर आप सुरक्षा सखा या सुरक्षा सखी बनना चाहते हैं तो भी पुलिस थानों के द्वार खुले हुए हैं। आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करिए और थानों से जुड़िए। इस समाज को सुरक्षित बनाना आपकी और हमारी भी साझी जिम्मेदारी है। पुलिस को तो बड़ी जिम्मेदारी दी ही गई है, आप और हम मिलकर भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे बीच ट्रैफिक से सुनीता जी हैं। कई बार ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से मदद करती है और ट्रैफिक पुलिस की कोई हेल्पलाइन है तो वो भी बताएं। और एक समस्या अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो जब्त कर लेते हैं वाहनों को, और अभी हमने सुना कि जब्तशुदा वाहनों के लिए भी एक हेल्पलाइन पुलिस ने जारी की है, तो किस तरीके से मदद होती है? सबसे मेन समस्या यातायात जाम की आती है शहर में। हर चौराहे पे, तिराहे पे बहुत ज़्यादा जाम की शिकायत आती है। उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है 8764866972। ये तो आप जाम की शिकायत कर सकते हैं कि इस चौराहे पे जाम लग रहा है, तो आपको त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भिजवाया जाएगा जो आपको सुरक्षित और सुगम यातायात प्रदान करे। इसके साथ ही सबसे मेन समस्या आती है कि यातायात पुलिस वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करती है। तो आम पब्लिक को ये समस्या हो जाती है कि यहाँ से हमारा वाहन उठाया तो हमें मिलेगा कहाँ? पुलिस ने जब्त तो कर लिया, अब जगह कहाँ मिलेगी? उसके लिए भी यातायात की एक हेल्पलाइन नंबर है 8764866277। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा वाहन कहाँ पे है, हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ जब्त किया गया है, उसको छुड़वाने की क्या प्रक्रिया है, वो सब आपको इस पे बताई जाएगी। वो इस नंबर पे जी मैम पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी के लिए। देखिए, जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए तमाम हेल्पलाइन नंबर्स हैं। टास्क फोर्स 24/7 काम कर रही है। पुलिस का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि कानूनों का क्रियान्वयन इन्हीं सब की बदौलत होता है। इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए साझा की। गुंजन जी, मैसेज लेना चाहेंगे आपका हमारे ऑडियंस के लिए कि पुलिस थानों में जाने से डरे नहीं। अपराधियों को तो डर डेफिनेटली लगना चाहिए, लेकिन आम जन को सुरक्षा का भाव रहे। आपका मैसेज लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक कंबाइंड मैसेज दूंगी, क्योंकि इतनी सारी बातचीत हम लोगों के बीच में हुई है। अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग नहीं, एक ही शब्द हैं। जहां आपके अधिकार खत्म होते हैं, वहां से दूसरे के कर्तव्य स्टार्ट हो जाते हैं। पुलिस अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो आपका भी ये अधिकार है कि उस ड्यूटी की सर्विस आप लें, लेकिन इसके साथ में देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। छोटी सी बात इन्होंने कही अभी आपके सामने कि यातायात जाम की समस्या, वो जाम भी हमारे कारण ही होता है। एक ही ऑफिस के लिए 4 लोग 4 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, एक ही कॉलोनी में रहने वाले। आप एक गाड़ी का यूज़ भी कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो स्लो ट्रैफिक है उसको साइड में करके, जहां आपको दिख रहा, हम कई बार देखते हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते लोग, थाने पर आने से डरते हैं। जबकि बदलाव जितना पुलिस में हुआ है, मैं 2010 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, तब से लेके आज 2025 तक पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। ना तो अब बच्चियां थाने में आने से डरती हैं, जितना मैंने महसूस किया है। ये संभव है कि कई महिलाएं थानों में नहीं आना चाहती या नहीं आ पाती, लेकिन वर्तमान समय में ना तो बच्चियां थाने में आने से डरती हैं, ना अपनी समस्या बताने से डरती हैं। उनको पता है, बिल्कुल उनको पता है उनके अधिकार क्या हैं, वो भली भांति जानती हैं। वो क्यों जानती हैं? क्योंकि वो शिक्षित हैं। और यही उद्देश्य भी है राजस्थान पुलिस का कि नारी को सशक्त करना है, और ये जिम्मेदारी आपने ली है। और साथ ही समाज का ये दायित्व है कि उनको शिक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षित बनाएं। संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये हमारे साथ रहेंगी तो पुलिसिंग भी अच्छी होगी, हमें अच्छा समाज मिलेगा, हम अच्छे से अपनी सेवाएं दे पाएंगे और पब्लिक भी अच्छे से हमारी सेवाओं का यूज कर पाएगी। बहुत अहम जानकारी आपने दी और मैसेज बड़ा अहम था। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी आपका, और पूरी टीम का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक जो घर बैठे हैं, जो देख रहे हैं, इस एपिसोड को देखने के बाद इतना तो आपने समझ लिया होगा कि महिलाएं
24/7 आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी भी तरह की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें तमाम तरह की हेल्पलाइंस हैं, तमाम तरह के ऐप आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में उन ऐप्स को डाउनलोड करके रखें, जो हेल्पलाइंस हैं वो आप अपने मोबाइल में फीड करके रखें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो कानून की बात का ये स्पेशल एपिसोड जो है ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले बस यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।